नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे जो पर्यावरण से लेकर कानून तक कई सारे जरूरी सवाल खड़े करता है। पिछले कुछ वक्त से सेव अरावली नाम का एक कैंपेन जो पहले सिर्फ इंटरनेट पर था, अब राजस्थान और हरियाणा की सड़कों पर भी दिखने लगा है। तो सवाल ये है कि आखिर क्यों हजारों लोग एक बहुत पुरानी पर्वत श्रृंखला को बचाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, इस पूरे मामले की गहराई को समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि अरावली रेंज है क्या। इसकी उम्र लगभग 2.5 अरब साल है। जरा सोचिए, हिमालय जिसे हम इतना विशाल और पुराना मानते हैं, वो सिर्फ 4 करोड़ साल पुराना है। तो ये सिर्फ कुछ पहाड़ियों की लाइन नहीं है, ये एक तरह से एक नेचुरल दीवार है जो थार रेगिस्तान को उत्तरी भारत में फैलने से रोकती है। ये धूल भरी आंधियों को रोकती है, लाखों लोगों के लिए हवा और पानी की रक्षा करती है। और तो और ये 22 वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी और 4 टाइगर रिजर्व का घर भी है। मतलब ये एक पूरी जीवन रक्षक प्रणाली है। तो ये पूरा विवाद शुरू कहाँ से हुआ? इसकी शुरुआत हुई 20 नवंबर को, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक सरकारी पैनल की सिफारिश मान ली। और ये सिफारिश थी अरावली की परिभाषा को बदलने के बारे में। अब नया नियम ये कहता है कि किसी भी जमीन के हिस्से को अरावली पहाड़ी तभी माना जाएगा जब वो अपने आसपास की जगह से कम 100 मीटर ऊंची हो। इसी एक नियम ने सब कुछ बदल दिया है, क्योंकि अब इसी से तय होगा कि अरावली के किन हिस्सों को कानूनी सुरक्षा मिलेगी और किन को नहीं। फर्क देखिए, पहले कई चीजें देखी जाती थीं, जैसे कि 3 डिग्री का ढलान, जिससे रेंज का एक बड़ा हिस्सा सुरक्षित था। लेकिन अब सिर्फ एक ही शर्त है, 100 मीटर की ऊंचाई। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस पहाड़ी का इकोसिस्टम के लिए कितना महत्व है। और इस नए नियम का असर क्या होगा, वो इस चार्ट से बिल्कुल साफ हो जाता है। एक अंदरूनी आकलन बताता है कि 15 जिलों में, जहां लगभग 12,000 पहाड़ियां हैं, उनमें से अब सिर्फ 1,000 ही इस नए नियम के तहत सुरक्षित रहेंगी। मतलब 90% से ज्यादा पहाड़ियां तकनीकी तौर पर अरावली का हिस्सा ही नहीं मानी जाएंगी। अब इस नई परिभाषा को लेकर दो बिल्कुल अलग-अलग बातें सामने आ रही हैं। सरकार का कुछ और कहना है, और जो इसकी आलोचना कर रहे हैं उनकी चिंताएं बिल्कुल अलग हैं। देखिए, सरकार का कहना है कि इस नए नियम से माइनिंग पर रोक लगेगी। वहीं आलोचकों का डर है कि इससे तो 90% रेंज माइनिंग के लिए खुल जाएगी। सरकार कहती है कि ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर किया गया, जबकि आलोचक कहते हैं कि ये परिभाषा खुद सरकार ने ही कोर्ट को सुझाई थी। तो आलोचकों का भरोसा इतना कम क्यों है? वो पुराने रिकॉर्ड की तरफ इशारा करते हैं। कुछ सरकारी आंकड़े ही बताते हैं कि 2020 से अब तक सिर्फ राजस्थान में 27,000 से ज्यादा अवैध माइनिंग के केस हुए, लेकिन एफआईआर सिर्फ 3,100 के करीब ही दर्ज हुई। और ये भी कि मौजूदा कानूनों के बावजूद राजस्थान की 20 से 25% अरावली पहले ही खत्म हो चुकी है। अब जो सोर्स मटेरियल है, उसका तर्क ये है कि ये जो कुछ भी अरावली में हो रहा है, वो कोई एक अकेली घटना नहीं है, बल्कि ये एक बड़े टेम्पलेट या एक तरीके का हिस्सा है जिसका इस्तेमाल देश के दूसरे संवेदनशील इलाकों को इंडस्ट्री के लिए खोलने में किया गया है। तो ये कथित टेम्पलेट काम कैसे करता है? इसके 3 स्टेप्स बताए गए हैं। पहला, किसी भी सुरक्षित इलाके की कानूनी परिभाषा ही बदल दो। दूसरा, फिर वहां जो भी पुराने सुरक्षा नियम हैं उन्हें एक-एक करके हटा दो। और तीसरा, उस इलाके को माइनिंग और इंडस्ट्री के लिए खोल दो। इसकी एक मिसाल छत्तीसगढ़ के हसदेव जंगल से दी जाती है, जो एक नो गो जोन था, यानी वहां किसी भी तरह की इंडस्ट्री की इजाजत नहीं थी। पर आरोप है कि वहां फर्जी आदिवासी सहमति के आधार पर माइनिंग को मंजूरी दे दी गई। इसी तरह का एक पैटर्न असम के देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी बताया जाता है। वहां एक कोयला कंपनी को सरकारी मंजूरी मिलने से 16 साल पहले से ही अवैध तरीके से माइनिंग करते हुए पाया गया। और एक और मामला ओडिशा का है, जहां वेदांता ग्रुप से जुड़ा एक मामला सामने आया था। आरोप है कि वहां की लोकल ग्राम सभा ने बॉक्साइट माइनिंग प्रोजेक्ट को नामंजूर कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद उसकी सिफारिश आगे बढ़ा दी गई। तो ये सब देखकर सवाल उठता है कि पर्यावरण से जुड़े नियमों को कमजोर करने के इस कथित पैटर्न के पीछे आखिर मकसद क्या हो सकता है? यहाँ पर सोर्स मटेरियल इस पैटर्न को पॉलिटिकल फंडिंग से जोड़ता है। कोर्ट के आदेश के बाद जब इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा सामने आया, तो उसमें ये देखा गया कि माइनिंग कंपनियां सबसे बड़े दानदाताओं में से थीं। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। हमारे संविधान के हिसाब से आखिरी अधिकार और आखिरी जिम्मेदारी किसकी है?
हमारे संविधान की शुरुआत ही इन शब्दों से होती है, हम भारत के लोग। सोर्स का तर्क है कि इससे साफ है कि अंतिम अधिकार सरकार के पास नहीं, बल्कि देश के नागरिकों के पास है। सोर्स ये भी कहता है कि शायद दूसरे राज्यों में जब पहले ऐसे पर्यावरण से जुड़े मुद्दे उठे तो आम जनता की तरफ से उतनी बड़ी प्रतिक्रिया नहीं आई, और शायद इसी वजह से अरावली में भी इस तरह के नीतिगत बदलाव करने का साहस मिला। तो ये पूरी चर्चा हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि जब कोई इकोसिस्टम, कोई पर्यावरण खतरे में हो, तो सरकारों और अदालतों के अलावा उसे बचाने की असली जिम्मेदारी आखिर है किसकी? वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।